ठीक है, अब सुनना, थोड़ा समझना। तो कहने का मतलब मेंडल ने जो सारा आनुवंशिकी पर जो बताया, वो किस प्रकार मेंडल ने आनुवंशिकी पर बताया। और मेंडल फिर दोस्तों ध्यान रखना, बुरुन शहर के चर्च में पादरी के रूप में काम कर रहा था। काम करते हुए इसने मटर के पौधे यानी पाइसम सेटाइवम पर कंप्लीट रूप से आनुवंशिकी पर क्या किया, अध्ययन किया, और इसने प्रयोग किए। और ये प्रयोग अपने इसने क्या किए, प्रयोग सारे लिखे एक बुक के अंतर्गत। और प्रयोग लिखने के बाद मेंडल, ध्यान रखना दोस्तों, कहां जाता है बताओ, लंदन जाता है। और लंदन में अपने प्रयोगों की चर्चा करता है। कहता है भाई साहब मैंने भी अनुवांशिकी जेनेटिक्स पर प्रयोग किया। तो उसी समय एक वैज्ञानिक था डार्विन, कौन था, जो साइंस में बहुत बड़ा सुपरस्टार था, एक तरीके से साइंस में बहुत बड़ा नाम था दोस्तों। अब जो मेंडल था, मेंडल अपने प्रयोग लेके वहां जाता है, तो वैज्ञानिक उसको वापस भगा देते हैं कि तू तो एक नाम मात्र का शिक्षक है, तू क्या प्रयोग कर लेगा। वैज्ञानिक लगे हुए हैं और डार्विन अभी प्रयोग कर रहा है। इसके बाद डार्विन आनुवंशिकी पर ही प्रयोग करेगा, इसलिए उसको वहां से वापस निकाल देते हैं। और 1884 ईस्वी में मेंडल की मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों ध्यान देना सबके सब, 1900 ईस्वी में एक वैज्ञानिकों की टीम आती है और वो कहती है यार मेंडल नाम का एक व्यक्ति था, आनुवंशिकी पर प्रयोग कर रहा था और अपन ने उसको वहां से भगा दिया। तो वापस 1900 ईस्वी में 3 टीम बनाई जाती है, जिसमें 3 वैज्ञानिक होते हैं। कितने वैज्ञानिक होते हैं, हुगो डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस और ध्यान रखना वॉन सेरमेक, ये 3 वैज्ञानिक होते हैं। ये 3 वैज्ञानिक मेंडल के ब्रून शेर चर्च में आते हैं। वहां पर एक दूसरा पादरी होता है दोस्तों। उस पादरी से पूछते हैं कि आपके यार एक मेंडल नाम का व्यक्ति था जो यहाँ पर आनुवंशिकी के प्रयोग कर रहा था। तो उसने कहा साहब मेंडल है वो चला गया, कहां चला गया, ऊपर, है ना, ध्यान रखना। अब दोस्तों कहते हैं भाई साहब उसका कोई सामान रखा हुआ है क्या, जो हम देख सकते हैं। तो उस वो पादरी होता है दूसरा, वो बताता है कि जो बेसमेंट है इसके अंतर्गत मेंडल ने एक बॉक्स रख के गया था। तो उस बेसमेंट में जब बॉक्स में देखते हैं तो आनुवंशिकी के सारे प्रयोग मिलते हैं। और उन प्रयोगों को वो 3 वैज्ञानिक वापस देखते हैं कि मेंडल कहीं गप मार के तो नहीं चला गया, ऐसे नहीं झूठे लिख के चला गया रवा, है ना। तो देखते हैं कि जो प्रयोग किए मेंडल ने वही चीजें मिली। कुछ चीजों में कमी आई मेंडल के, कुछ चीजों में कमी आई। मेंडल ने जीन शब्द नहीं दिया था, जीन शब्द दिया जॉनसन ने। किसने दिया, जॉनसन। अब प्रयोग देखते हैं तो ध्यान रखना, मेंडल को 1900 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला मरने के बाद। अब देख लो, जीते जी उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद पहचान भी मिली, पैसे भी मिले, सब कुछ मिले, लेकिन वो जीते जी उसके काम नहीं आ सके। इसका मतलब कहानी का जो ये मेंडल से अपन को सीख मिली है, इस कहानी से यही मिली है कि व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए। हो सकता है देखो कब अपना किस्मत पलट जाए, किसी के जीते जी पलट जाते हैं और किसी के मरने के बाद भी पलट जाते। लेकिन अच्छा है कि आज अपन मेंडल की बात कर रहे हैं, नहीं तो गांव में हजारों मरते हैं, कोई बात नहीं करते। पता ही नहीं अपन को कौन से गांव में कितने मरे, अपने गांव की छोड़ दो दूसरे गांव की पता है क्या, नहीं पता। तो मतलब व्यक्ति वो अच्छे कर्म करके गया, तब आज अपन, हो सकता है आज अपने लेसन आया उसको पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन याद तो किया है ना, कैसे ही किया, समझ गए। चलो अब सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना। आनुवंशिकी के अंतर्गत, अब बोलना मत, इधर समझना और लिखना भी मत। आनुवंशिकी के अंतर्गत एक शब्द आता है वंशागति। क्या आता है भाई, इंग्लिश में अपन बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। एक शब्द आता है दोस्तों, ध्यान रखना, विविधता। क्या आता है, विविधता। डाइवर्सिटीज क्या बोलते हैं दोस्तों। वंशागति किसे कहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का प्रकट होना वंशागति कहलाता है।
विविधता किसे कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नए या अलग लक्षणों का प्रकट होना क्या कहलाता है भाई? विविधता। दोस्तों बात करें अपन विविधता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन डाइवर्सिटीज। ये किस कारण होता है? एक तो लैंगिक प्रजनन, इंग्लिश में अपन बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है दोस्तों उत्परिवर्तन, इंग्लिश में अपन बोलते हैं म्यूटेशन। एक होता है दोस्तों, ध्यान रखना, पर्यावरण यानी वातावरण, इंग्लिश में क्या बोलते हो? एनवायरनमेंट। सुन लेना भाई, अब आवाज नहीं बिल्कुल भी, पीछे वाले चारों लड़के इधर देखो सामने और इधर समझो, अब बोलना मत कोई भी, और समझना। आप लोग मान लो पहले पढ़ा हुआ है या पढ़ लिया है तो चुपचाप बैठे रहे, क्लास में बोले नहीं। हो सकता है आपकी जो मदम मदम धीरे धीरे से आवाज है वो क्लास को प्रभावित कर रही है ना, इसलिए अब सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना, सबके सब इधर समझना। वंशागति होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का प्रकट होना क्या कहलाती है भाई? थोड़ा समझना हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का प्रकट होना। आपके माता पिता से आप में जो लक्षण प्रकट हुए वो क्या कहलाएगी? लेकिन विविधता दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नए या थोड़े से अलग लक्षणों का प्रकट होना वो क्या कहलाती है? तो ऐसा भी संभव है। और किस कारण संभव है? लैंगिक प्रजनन। हम मनुष्य लैंगिक प्रजनन करते हैं। कौन सा प्रजनन करते हैं? 23 गुणसूत्र माता के आते हैं और 23 किसके आते हैं? पिता के। और हमारे अंदर क्या आती है? विविधता। इसलिए हम सबके थोबड़े एक जैसे नहीं है, सबके अलग अलग है या नहीं? नहीं तो अपन एक जैसे होते अगर हमारे अंदर ये नहीं होता। समझ गए ना? इसलिए हम सब चेंज है, अलग अलग है ना। माता पिता से भी अलग है, हल्के से, पूरे सेम नहीं है। किसके कारण अलग है? लैंगिक प्रजनन। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, हम देखते हैं कि 5 महीने या 6 महीने तक या 5 महीने तक 5.5 महीने तक बालक का विकास अच्छा हो रहा था, लेकिन 6ठे महीने अचानक माता ने ज्यादा एक्सरे करवा लिए, है ना, या माता ने धूम्रपान वगैरह या किसी का सेवन कर लिया। समझ गए? हाँ, शराब के कारण भी। इस कारण सुनना, इस कारण परिवर्तन, अचानक कोई परिवर्तन आ गया, उसे बोलते हैं उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। ठीक है ना? कि पता चला, ध्यान रखना दोस्तों, 5.5 महीने क्या हुआ? लैंगिक प्रजनन के कारण, एक किसके कारण? उत्परिवर्तन के कारण। एक वातावरण ऐसा मिल गया। भारत में कोई बच्चा जन्मा है, भारत में, हमारे भारतीयों का रंग कैसा होता है दोस्तों? ध्यान रखना, ना ज्यादा अपन गोरे होते हैं ना ज्यादा काले होते हैं। लेकिन यही बच्चा कहां जन्मे? इंग्लैंड में। तो देखो वातावरण का प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, सीधी बात है ना? हाँ, तो वही बात है, चाहे साउथ अफ्रीका चला जाए, चाहे वेस्ट इंडीज चला जाए, फर्क पड़ेगा। वातावरण का भी किसका फर्क पड़ता है? इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, जो परिवर्तन आते हैं वो किसके कारण आते हैं? ध्यान रखना, किसके कारण? पर्यावरण के कारण, उत्परिवर्तन के कारण और लैंगिक प्रजनन के कारण। ठीक है ना? अब देखो, एक मिनट समझ लेना, 23 गुणसूत्र अपन से किससे मिले? माता से। और 23 किससे मिले?
पिता से। जब इन दोनों में संकरण हुआ, ध्यान रखना, प्रजनन हुआ, तो जो संतान उत्पन्न होगी उनमें क्या होगा, इन दोनों गुणों का, दोनों गुण सूत्रों का। 23 तो पिता वाले आए हैं, जिनमें लक्षण किसके आए हैं, पिता के पूर्वजों के, और 23 में किसके आए हैं, माता के पूर्वजों के, और लक्षणों का क्या हुआ, आदान प्रदान। आया समझ में? ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो अब सुन लेना, थोड़ा समझ लेना, ध्यान दे लेना। तो एक कौन है बताओ, लैंगिक प्रजनन, एक कौन है भाई, उत्परिवर्तन, और एक कौन है, पर्यावरण। इन तीनों के कारण क्या आती है भाई, विविधता आती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नए या अलग लक्षणों का क्या होना। ठीक है, चलो अब सुनना, ध्यान दे लेना सबके सब। दोस्तों अब अपन कुछ बात करेंगे किसकी, परिभाषाओं की। किसकी बात करेंगे, परिभाषाएं। इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब सुनना, थोड़ा सा समझना। सबसे पहले अपन परिभाषा की बात करते हैं जीन की। किसकी, जीन की। जीन किसे कहते हैं दोस्तों, एक मिनट में समझा देता हूं, फिर अभी लिख देता हूं, फिर समझा दूंगा आपको, है ना। डीएनए के खंड या टुकड़े जो लक्षणों का निर्धारण करते हैं, लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, जीन कहलाते हैं। ठीक है, जीन को मेंडल ने फैक्टर, कारक कहा है। क्या कहा है, फैक्टर या कारक कहा है। जीन शब्द का प्रयोग, जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया। किसने किया भाई, जॉनसन ने। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, जॉनसन ने। ठीक है ना, तो ये किसके बारे में भाई, जीन। अब आप लोग देखो भाई, एक बार समझ लेना हो, आप लोग देखते हो कि इस प्रकार आप डीएनए की संरचना पढ़ते हो, कि डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल पढ़ते हो ना, तो अपन इस प्रकार एक संरचना पढ़ते हैं जिसमें ऐसा लिखा रहता। अभी अपने डीएनए है नहीं तो मैं बताता आपको, ए जी टी सी, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। मतलब इस, सुनना थोड़ा सा ध्यान देना, इस डीएनए के टुकड़े को अपन क्या बोलते हैं भाई, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन। आया समझ में, क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। अब ध्यान देना भाई, सब इधर समझना हो। तो ये था भाई जीन के बारे में। अब बात आती है लक्षण। किसकी बात आती है, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेट। क्या बोलते हैं, ट्रेट। लक्षण में क्या लिखेंगे, जीनों की अभिव्यक्ति, जीनों की अभिव्यक्ति लक्षणों के रूप में, लक्षणों के रूप में होती है। जीनों की अभिव्यक्ति लक्षण के रूप में होती है। सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे सुनो दोस्तों, मान लो ये जीन है, ये क्या है, उसमें क्या है, आपके लक्षण है। क्या है, जीन ने क्या किया, गुणसूत्र को देखा, गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अब ये जो जीन थे ये किस पे बैठ गए बताओ, गुणसूत्रों पर बैठ गए। किस पे बैठ गए, इसको पता था ये गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में 100% आगे जाएगा, तो ये जीन किस पे बैठ गए बताओ, गुणसूत्र पर, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले गए। आया समझ में? तो जीन किसका निर्धारण करते हैं, लक्षणों का। और जीन किस पर बैठकर आगे जाते हैं, गुणसूत्र पर। किस पर, गुणसूत्र पर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब मान लो आपके अंदर आपके माता पिता या आपके पूर्वजों के जो जीन आए, मैं क्या जीन आपके देख सकता हूं क्या, नहीं। अरे जीन तो देख सकता हूं, अभी तो गुणसूत्र ही नहीं देख पा रहा हूं, जीन कैसे देख लूंगा। तो सीधी सीधी बात है, तो आपके जीन का कैसे पता चलेगा कि आपके पूर्वजों के क्या संस्कार है, लक्षणों से।
है या नहीं? तो आप जो हरकत करोगे ना, इसका मतलब वो आपको जीन अंदर से गोचा करवा रहा है ना। किसी मान लो कोई सपोज दे डाकुओं के परिवार से, उसके जीन में क्रोध होगा, उसके जीन में क्या होगा, क्रोध। लेकिन उसने वातावरण को देखा कि क्लास में कोई भी क्रोध नहीं करना, वो चुपचाप बैठा हुआ है, चुपचाप। क्यों? क्योंकि वो अपने लक्षण दबा रहा है। लेकिन कभी ना कभी तो उसके लक्षण प्रगट है। अब मान लो कहीं ना कहीं उसके कोई प्रॉब्लम आई तो उसका क्रोध एकदम बाहर आ गया। आया या नहीं आया? क्यों? क्योंकि वो उसके जीन में है। वो छुपा सकता है लेकिन लक्षण कहीं ना कहीं प्रकट कर देगा वो। आया समझ में? तो जो लक्षणों की, जो जीनों की अभिव्यक्ति होती है ना, वो किस रूप में होती है? लक्षण के रूप में। अब पता चलता, अपन कहते हैं तुम्हारे लक्षण यही है क्या? तो क्यों पता चला? क्योंकि वो जीन है, जीन लक्षण के रूप में प्रकट हुए। किस रूप में प्रकट हुए? ठीक है, चलो ये चीज ध्यान रखना। अब दोस्तों ध्यान देना, ये तो लक्षण हो गए। अब एक हेडिंग अपन लिखेंगे, मेंडल ने उद्यान मटर, यानी इसको अपन बोल देंगे पाइसम सेटाइवम। उद्यान मटर पर मेंडल ने उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर 7 जोड़ी विप्रयासी लक्षणों का अध्ययन किया। 7 जोड़ी विप्रयासी लक्षणों का, कितने जोड़ी थे? 7 जोड़ी। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता ताकि अपने पूरा पेज काम आएगा भी। अब ध्यान देना भाई सबके। तो मेंडल ने कितने जोड़ी लक्षण लिए भाई? 7 जोड़ी। इसमें लिखेंगे सबसे पहले अपन लक्षण। फिर अपन लिखेंगे प्रभावी लक्षण, और उसमें आ जाएंगे अप्रभावी लक्षण। कितने हो गए? 1 2 3 4 है ना? 5 और 6 और 7, 8 थोड़े। वो तो उसमें लिखा जाएगा है ना, वो समय 8 भले हो। अब सुनो भाई, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? लक्षण। इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे इसको? ट्रेट। फिर अपन लिखेंगे प्रभावी लक्षण। कौन से लक्षण भाई? इंग्लिश में बोलते हैं डोमिनेंट। क्या बोलते हैं? फिर बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। कौन से लक्षण? इंग्लिश में बोलते हैं रिसेसिव। क्या बोलते हैं? सबसे पहले अपन लेंगे पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई
अब सुन लेना थोड़ा सा, एक बार 2 मिनट सुन लेना ना। प्रभावी लक्षण वे होते हैं जो अपना प्रभाव प्रकट करते हैं F1 पीढ़ी में। अभी आपके समझ में नहीं आएगा F1 पीढ़ी क्या, तो मैं समझा देता हूं एक नॉर्मली, ताकि आपके समझ में आ जाए। जैसे आपके दादा दादी है, तो आपके माता पिता F1 पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है? और अब आपकी शादी हो जाए, आगे संतान हो जाए, तो आप लोग कौन सी पीढ़ी? F2। आप F2 हो गए ना, माता पिता कौन से हो गए? F1, है ना। इस प्रकार ध्यान रखना है ना। तो ध्यान रखना, जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करे वो होते प्रभावी। मान लो कोई 2 राजा लड़े, एक जीता, तो जीतने वाला अपना प्रभाव प्रकट करता है, तो वो क्या कहलाता? बताओ, प्रभावी। और अप्रभावी कौन होता है? जो मतलब दोनों रहते साथ है। हारने वाला राजा कैसा है? अप्रभावी। और जीतने वाला कैसा है? कहने का मतलब समझ गए ना, इस प्रकार। तो प्रभावी है लंबा। कौन है भाई? लंबा, कैपिटल टी। और अप्रभावी होगा बोना। कौन होगा? स्मॉल टी। दोस्तों ध्यान देना सबके सब, अगर दोनों लक्षण साथ में आ जाए, लंबा और बोना, तो कौन प्रभावी होगा? लंबा। आया समझ में? ठीक है, अब सुनो भाई, अगला है फली का रंग। फली का फली का रंग प्रभावी होता है हरा। कैसा होता है? और अप्रभावी होगा पीला। कैसा होगा? अगला है दोस्तों फली की आकृति। फली की आकृति प्रभावी कैसी होगी? बताओ। फुली हुई। कैसी होगी? फुली हुई। और अप्रभावी कैसी होगी? सिकुड़ी हुई। सिकुड़ी हुई। 4 नंबर है दोस्तों बीज का रंग। बीज का रंग, बीज का रंग प्रभावी कैसा होगा? पीला। अप्रभावी कैसा होगा? हरा। अगली है बीज की आकृति। बीज की बीज की आकृति प्रभावी कैसे होगा? गोल। कैसा होगा? और अप्रभावी कैसा होगा? बताओ। झुर्रीदार। कैसा होता है? झुर्रीदार, है ना। झुर्रीदार मतलब ऐसे मुड़ जाए तब, है ना। फिर है पुष्प। पुष्प का रंग। पुष्प का रंग प्रभावी कैसा होगा? बैंगनी। कैसा होगा? और अप्रभावी सफेद। कैसा होगा? 7 नंबर है भाई पुष्प की स्थिति। पुष्प की प्रभावी कैसा होगा? अंतस्थ, सॉरी, कैसा होगा? अक्षीय या कक्षीय? अक्षीय या कक्षीय। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिल। ठीक है। और अप्रभावी कैसा होगा? अंतस्थ। कैसा होगा? इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं भाई? टर्मिनल। अब सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना सबके सब। देखो बाकी सब आपको समझ में आ गए, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आएगी, अंतस्थ और अक्षीय। ठीक है, बाकी सब लाल पीला हरा गोल ये तो आपको समझ में आ गया। सुन लेना, अंतस्थ देखो पहला कौन सा प्रभावी कौन है? अक्षीय या कक्षीय। अक्षीय या कक्षीय वे पौधे में फूल होते हैं जो इनके अक्ष पर लगे। जैसे यहां से शाखा जा रही है ना, तो यहीं पर पुष्प लग गया, ये कौन है? अक्षीय। और अगर लास्ट में लगे, पौधों की शाखाओं के लास्ट में पुष्प लगे, तो वो कौन से होते हैं? अंतस्थ, टर्मिनल। इसे तो बोलते हैं अंतस्थ। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में आप लोग बोलते हो टर्मिनल। क्या बोलते हो? टर्मिनल। और इसे बोलते हैं अक्षीय या कक्षीय। अक्षीय या कक्षीय। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिल। क्या बोलते हैं? एक्सिल। आया समझ में भाई? ठीक है, क्लियर। ये चीज ध्यान रखना। तो ये था, बाकी चीज तो समझ में आ गई,
लंबा बोना, हरा पीला। देखो फूली हुई, आप नई फली लाते हो देखना फूली हुई होती है, जबकि थोड़े दिन बाद वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, उसी प्रकार बीज नया होता है वो एकदम गोल होता है, और जैसे ही बीज थोड़ा सा पुराना होगा, खराब हो जाएगा, तो वो ध्यान रखना कैसा होता है, झुर्रीदार। कैसा होता है? तो ये है भाई, ध्यान रखना। तो एक काम करो, लिख लो आप, है ना।